इधर राज केस के सिलसिले में बिजी था कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनीता का नाम देख उसने कुछ पल को सोचा, फिर कॉल उठाते ही कहा, हाँ बोलो अनीता, क्या काम है मुझसे। दूसरी तरफ से अनीता ने प्यार भरे स्वर में कहा, थैंक यू राज, कल मेरा ख्याल रखने के लिए तुमने जिस तरह मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और मेरे लिए भागदौड़ की। मैं जान चुकी हूँ कि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। अनीता की बात सुनकर राज ने मजबूत लहजा करके कहा, अनीता, मैंने वही किया जो कोई भी इंसान उस सिचुएशन में करता, इसलिए इसे प्यार समझना बंद करो। और हाँ, मुझे अब किसी भी ट्रिक से मिलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर राज ने कॉल कट कर दी। उसने मोबाइल टेबल पर फेंका और सिर थामकर बैठ गया। मन ही मन वो खुद को कोसने लगा, क्या हो गया है तुझे राज, क्यों अपने प्यार से दूर भाग रहा है। एक वक्त था जब तू अनीता के रुक जाने की प्रार्थना करता था, और आज जब वो तेरे पास आना चाह रही है तो अपने प्यार को क्यों अंधेरे में धकेल रहा है। उफ, राज ने सिर पकड़ लिया। क्या करूं मैं, अनीता से मैं आज भी प्यार करता हूं, लेकिन मेरा टूटा दिल प्यार के नाम से भी डरने लगा है। राज के दिमाग में वो दृश्य घूम गया कि कैसे अनीता के दूर जाने पर वो टूटा था, बीमार हुआ था और हॉस्पिटलाइज भी, लेकिन अनीता फिर भी उससे मिलने को नहीं आई। प्यार का वो भयानक पल उसके कोरे मन में अकेले छूट जाने की छाप छोड़े चला गया था। उसी वक्त राज का मोबाइल वापस से बचा। देव कॉलिंग देख उसने कॉल पिक की तो दूसरी ओर से देव ने कहा, यार राज, मैं हॉस्पिटल आया था, लेकिन अब मुझे सेजल को छोड़कर आने का मन ही नहीं कर रहा, तू वहां सब देख लेगा ना। देव की बात सुनकर राज हल्के से मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ तू बेफिक्र रह और भाभी का अच्छे से ध्यान रख, मैं यहाँ सब संभालूंगा। उसने कॉल कट की और लंबी सांस छोड़कर कहा, देव की जिंदगी में इतना प्यार करने वाला साथी आया है, आई होप वो हमेशा खुश रहे। फिर फाइल पढ़ने में वापस बिजी हो गया। तभी उसे बाहर से कुछ शोर शराबी की आवाज सुनाई दी। वो उठकर बाहर आया तो देखा कुछ लोग पुलिस वालों से बहस करने में लगे हैं। क्या हो रहा है यहाँ, राज ने कड़कदार लहजे में कहा तो सब शांत हो गए। उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपके इस थानेदार ने बाहर एक लड़की की स्कूटी ठोक दी और अब अपना जुर्म मान नहीं रहा, वर्दी का ध्वज जमा रहा है। राज ने घूरकर थानेदार को देखा, फिर लोगों से कहा, कहाँ है वो लड़की। वो लोग उसे थाने से बाहर लेकर आए, जहाँ कुछ दूरी पर एक लड़की झुककर अपने घुटनों को सहला रही थी। पास में ही उसकी स्कूटी उल्टी पड़ी थी। एक्सक्यूज मी, सॉरी वो, कहकर राज आगे बढ़ा कि तभी लड़की सीधी हो गई। तुम, राज के मुंह से निकला तो सामने खड़ी शीतल हैरान और परेशान से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राज ने गौर किया कि गिरने की वजह से शीतल के कपड़े घुटने पर से फट चुके थे और उनमें से हल्का खून रिस रहा था। दुपट्टा भी बेतर भी था और बाल बिखर गए थे। राज ने एक नजर वहां खड़े लोगों को देखा, फिर रौबदार आवाज में कहा, आप लोग यहाँ से जाइए, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। कहकर वो सीधा शीतल के सामने जाकर खड़ा हो गया। लोग इधर उधर बिखर गए तो राज ने मुड़कर कहा, तो मेरे साथ आओ, यहाँ पास में ही हॉस्पिटल है। शीतल ने जल्दी से कहा, नहीं एसीपी सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बस मेरी स्कूटी खराब हो गई है, अगर आप घर तक मुझे लिफ्ट दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। शीतल की बात सुनकर राज ने कुछ सोचकर हामी भरी। फिर थानेदार को बुलाकर कहा, चौबे, मैडम की स्कूटी जाकर बनवा दो। और हाँ, उसने उंगली उठाकर वार्निंग दी, आगे से अपनी वर्दी का रौब झाड़ने की कोशिश की तो अगले दिन से थाने में शक्ल मत दिखाना। राज की डांट सुनकर वो थानेदार से हिलाकर स्कूटी बनवाने चला गया, जबकि शीतल उसके पीछे लंगड़ाते हुए जीप में जा बैठी। राज ने एक पल को उसके दर्द से बंद होते पलकों को देखा, फिर झुककर उसके छीले घुटने पर अपना सफेद रुमाल रख दिया। शीतल हिचकिचाहट में बोली, एसीपी सर, आपका रुमाल गंदा। राज ने जीप स्टार्ट करते हुए कहा, रख लो, तुम्हें जरूरत है। फिर जीप आगे बढ़ा दी। इधर हॉस्पिटल में सब लोग सेजल को देव के भरोसे छोड़कर दोपहर में घर चले आए थे। शाम को सेजल को डिस्चार्ज करवाने के लिए वापस आना था। सेजल पूरी तरह से होश में आ चुकी थी, हाथों की ड्रिप हट चुकी थी। देव उसके बेड के पास बैठकर एक तक उसके चेहरे को देख रहा था। सेजल ने लापरवाही से कहा, प्लीज आप ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं ठीक हूँ। देव ने सेजल की नीली पड़ी कलाई देखते हुए कहा, देखो ये कितना नीला नीला नजर आ रहा है। सेजल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कुछ ज्यादा टेंशन ले रहे हो, मैं सही में पहले से अच्छा फील कर रही हूँ, चलिए मुझे पहले टैबलेट दे दीजिए। इतना कहकर वो पलंग पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी कि देव ने उसे बीच में ही रोका। वेट, मैं हूं ना। इतना कहकर सेजल को सहारा देकर उठाया और दवा दे दी। सेजल ने पानी पीकर सिर बेड से टिकाते हुए कहा, आप भी रेस्ट करिए, कल रात से बहुत भागदौड़ हो गई आपकी। देव ने शरारती स्वर में कहा, अरे यार आराम तो मैं बाद में कर लूंगा, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, हम तुम शादी से पहले एक साथ यूं इस तरह। देव के बेबाक तरीके से बोलने पर सेजल शर्मा कर बोली, क्या आप भी कुछ भी बोलते हैं, मुझे क्यों डर लगेगा आपसे। फिर थोड़ा रुक कर कहा, शायद आप नहीं जानते, आप जब भी पास होते हैं मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ, आपके रहने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। देव अचानक देव अपनी जगह से उछल पड़ा। वेट, अभी क्या कहा तुमने, फिर से कहना। सेजल ने हड़बड़ा कर कहा, क्या कहा मैंने, कुछ गलत बोल दिया क्या। देव ने आगे बढ़कर सेजल के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, अरे यार आज तुमने पहली बार अपने इन खूबसूरत लबों से मेरा नाम लिया है। सेजल ने धीरे से कहा, वो गलती से निकल गया, आई एम सॉरी। सेजल की झिझक देख देव थोड़ा सा उसके चेहरे के और करीब आते हुए बोला, नो सॉरी वॉरी नहीं, आज से तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगी, और सच में पहली बार तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अपना सा लगा है। फिर सेजल की आंखों में देखकर सरगोशी से कहा, सेजल कैन आई किस यू। मुझे पता है ये जगह सही नहीं है पर फिर भी। सेजल ने नजरें नीचे कर ली और जब कुछ जवाब नहीं दिया तो देव ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, इट्स ओके सेजल। फिर हौले से उसके दोनों हाथों को चूमकर कहा, तुम रेस्ट करो, शाम में वैसे भी डिस्चार्ज मिलने वाला है। कहकर देव पीछे हटने को हुआ कि तभी सेजल ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये देख देव ने हैरानी से पूछा, सेजल क्या हुआ, कुछ कहना है। सेजल देव का सहारा लेकर बिस्तर से उठी। देव ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, वॉशरूम जाना है, मैं नर्स को बुला दूं। लेकिन सेजल देव के सवालों का जवाब देने के बजाय सीधे उसके सीने से जा लगी। एक पल को देव चौंका, फिर दूसरे ही पल मुस्कुराकर उसको अपनी बाहों में कस लिया। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को सुकून से महसूस करने लगे। देव मंद मंद मुस्कुराकर बोला, सेजल अब तुम मुझे ऐसे ही गले लगाए खड़ी रहोगी तो फिर मैं तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी कर लूंगा। सेजल हड़बड़ाकर देव से अलग होने लगी तो देव उसको टाइट हक करते हुए बोला, सेजल आराम से, आई नो अभी हमारी शादी नहीं हुई है, मैं मजाक कर रहा था, आई विल नेवर क्रॉस माय लिमिट। इतना कहकर देव ने सेजल के माथे पर धीरे से अपने होठ रख दिए। सेजल ने भावुक होकर कहा, शुक्रिया देव, मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए, मेरी इतनी केयर करने के लिए। अरेंज मैरिज को लेकर मेरे मन में कई डर थे, उन सब डर को खत्म करने के लिए। देव ने मुस्कुराकर कहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, आने वाली 26 तारीख हमारे आने वाले जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा। उसके बाद मेरी हर सुबह की शुरुआत तुम्हें अपनी बाहों में देखते हुए ही होगी। अब इंतजार नहीं होता, दिल चाहता है तुम हर पल मेरी नजरों के सामने ही रहो। उसी वक्त कमरे के बाहर हलचल होती है तो दोनों एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। सेजल बिस्तर से टेक लगाकर बैठ जाती है। कमरे का दरवाजा खोलकर डॉक्टर अक्षत अपने स्टाफ के साथ अंदर आते हुए देव को देखकर बोल पड़े, हेलो यंग मैन। फिर सेजल से पूछा, हाउ आर यू फीलिंग बेटा। सेजल ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर मच बेटर। डॉक्टर अक्षत ने सेजल की नब्ज चेक की, फिर आंखों की पुतलियां गौर से देखकर कहा, ग्रेट, आज शाम तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन घर पर पूरी तरह रेस्ट करना है, शादी की तैयारी की जिम्मेदारी अब देव पर है, तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखना बेटा। कुछ इंस्ट्रक्शन देकर डॉक्टर अक्षत लौट गए। देव ने लंबी उबासी लेकर कहा, यार सेजल मैं तो बहुत थक गया हूँ, ऐसा करता हूँ जब तक सब नहीं आ जाते मैं यही सोफे पर सो जाता हूँ। कहकर देव सोफे पर टिककर सोने की कोशिश करने लगा। सेजल खामोशी से देव के थके चेहरे को देख मन ही मन बोल उठी, मैंने कितना परेशान कर दिया आपको, लेकिन आपके चेहरे पर हल्की सी भी उकताहट नहीं है। अगर शादी में इतना मनचाहा साथी मिले तो कोई भी लड़की शादी के नाम से ना भागे। सोचते हुए उसने आंखें मूंद ली। इधर विनोद, अंजलि और निशांत तीनों सप्लायर के ऑफिस पहुंचे। विनोद और निशांत सप्लायर से सारी डिस्कशन कर मटेरियल चेक करते हैं। बातों बातों में ही अंजलि का काम की तरफ डेडिकेशन देख विनोद काफी प्रभावित होता है। थोड़ी देर बाद तीनों कैबिन में आकर बैठ जाते हैं। निशांत लैपटॉप खोले सप्लायर को कुछ समझाने के लिए उसके पास बैठ जाता है। विनोद वहीं सामने चेयर पर बैठा होता है और अंजलि खड़े खड़े जगह को गौर से देख रही होती है। तभी विनोद गला साफ करके बोलता है, बैठिए मिस अंजलि। अंजलि जरा सा चीखी, फिर संभल कर कहा, सर मैं ठीक हूँ। फिर निशांत की ओर देखकर कहा, निशु मैं बाहर ही हूँ तो सारी डिटेल्स अच्छे से समझ लेना। निशांत ने सिर हिलाकर कहा, ओके बाहर ही रहना, मैं आता हूँ। अंजलि कैबिन के बाहर निकलकर हॉल में खड़ी हो गई। वो मन ही मन परेशान थी। ओह गॉड, अंजलि बड़बड़ाई, मैंने ये क्या कर दिया, ये तो शर्मा इंडस्ट्री का ओनर निकला। कहीं ये चाचू को बता देगा कि मैंने आज उसकी वाट लगा दी तो चाचू क्या सोचेंगे कि पहले दिन इस लड़की ने उनकी इज्जत को फालतू बना दिया। इतना सोचते ही अंजलि को घबराहट के मारे पसीना आने लगा। कैबिन में विनोद अर्जेंट कॉल का बहाना कर बाहर आ गया। अंजलि के चेहरे पर घबराहट देख वो 2 कदम आगे आकर बोला,
हे मिस अंजलि, एनी प्रॉब्लम? अंजलि ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनोद ने टोह ली। अच्छा, तो फिर आपके चेहरे पर इतनी ठंड में भी पसीना, कारण जान सकता हूँ? अंजलि अपने हाथों को फेस पर लाकर पसीना साफ करते हुए बोली, नो प्रॉब्लम सर, वो मुझे उसके शब्द गले में अटक गए। विनोद ने थोड़ा सा उसके करीब आकर उसे टिश्यू पेपर थमाते हुए कहा, रिलैक्स, बताओ क्या हुआ है? अंजलि ने बिना देर किए सीधे कहा, सर वो मैं आपसे सॉरी कहना चाह रही हूँ, शायद मैंने जल्दबाजी में आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। विनोद ने शांत स्वर में कहा, इट्स ओके मिस अंजलि, हो जाता है कभी कभी, आप इतना नर्वस फील ना करें, अभी तो शुरुआत है, आगे हमें एक साथ लंबा सफर तय करना है, तो आप रिलैक्स करिए। अंजलि चौंक कर बोली, क्या कहा आपने? लंबा सफर? क्या मतलब? विनोद ने गंभीर स्वर में कहा, लंबा सफर मतलब प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर थोड़ा रुक कर पूछा, आपने क्या सोचा? अंजलि ने सिर झटक कर कहा, कुछ नहीं सोचा। इतना कहकर वो जल्दी से विनोद की साइड से निकलने लगी कि तभी साइड टेबल से उसका पैर टकरा गया और वो नीचे गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही विनोद ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। एक बार फिर अंजलि उसके सीने से जा लगी। उसे ऐसे देखते ही विनोद के चेहरे पर स्माइल आ गई। विनोद ने धीरे से कहा, मिस अंजलि, क्या आज आप घर से ही मुझसे टकराने का डिसाइड करके आई थी? अंजलि जल्दी से विनोद से दूर होकर झिझकते हुए बोली, सॉरी सर, वो इतने में निशांत का सप्लाई बाहर निकला है और निशांत ने जोश में कहा, मिस्टर शर्मा, सब फाइनल हो गया है, रॉ मटेरियल हम दोनों ने चेक कर लिया है, कल सामान मिल जाएगा तो हम अपना ग्रीन वैली प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सकते हैं। विनोद ने खुश होकर कहा, वेरी गुड मिस्टर निशांत, ये मेरे डैड का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आई होप ये बिना किसी रुकावट के जल्दी से पूरा हो जाए। अंजलि तिरछी नजरों से विनोद की आंखों की चमक देख रही थी। कितना एक्साइटेड था वो इस प्रोजेक्ट को लेकर। अंजलि सोच में गुम निशांत और विनोद के साथ वापस ऑफिस के लिए निकल गई। राज की जीप एक बार फिर माहेश्वरी हाउस के सामने जाकर रुकी। राज ने गौर किया कि शीतल जरूरत से ज्यादा ही खामोश है। वो खुद को संभालते हुए जीप से नीचे उतरी और लमनाते हुए घर की ओर जाने लगी। उसी वक्त राज नीचे उतर कर आया और कंधे से पकड़कर उसे सहारा देते हुए कहा, हेल्प मांगने से छोटी नहीं हो जाओगी जल्दी बिल्ली। इतना सुनना ही था कि शीतल अपने पर आ गई। ओ हेलो मिस्टर हिटलर, कल से थोड़ी इज्जत क्या दे दी आपको, तो आप तो सिर पर चढ़ गए। माना कि थोड़ी मदद कर दी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं झुक गई। मुझे अच्छे से याद है कि कैसे आपने मुझे जबरदस्ती ट्रैफिक पर रोका था। खुद से तो एक क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता और मुझे आया है सिखाने। शीतल शांत हुई तो उसने राज की ओर देखा, लेकिन वहां गुस्से का नामो निशान भी नहीं था, बल्कि एक चौड़ी मुस्कुराहट थी। ये देख शीतल ने मन ही मन कहा, बाय गॉड, मुस्कुराते हुए कितना हैंडसम लग रहा है। राज ने खासकर अपनी हंसी दबाते हुए इतना कहा, कल से तुम्हारी बैटरी काफी डाउन थी। वो क्या है ना, तुम्हारी बकबक सुनने की इतनी आदत हो गई है कि ये शांत सी लड़की हजम ही नहीं हो रही। खैर, राज ने हाथ मलते हुए कहा, मैं चलता हूँ, तुम रेस्ट करो, वैसे भी शादी की भागदौड़ तुम्हें ही करनी है, बाय। कहकर राज वापस जीप की ओर पलटा और छोड़ दिया अपनी छाप शीतल के मासूम जहन पर। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर